नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार को जमानत दे दी है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। 22 सितंबर को ही दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने अब जमानत दी है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और इसी के साथ में तेजस्वी यादव का भी नाम है, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिलती नजर आई है। अब इस मामले में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। और इसी के साथ बता दें कि दिल्ली अदालत ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को इस दौरान जमानत भी दे दी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। इसके लिए ईडी ने उन्हें 5 बार समन भी जारी कर रखा है। ईडी के 5वें समन के बाद भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एजेंसी के सामने पेश होने की संभावना नहीं है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को उपस्थिति दर्ज होने के लिए भी कहा था, लेकिन इस दिन उन्हें पलामू में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। और दरअसल आपको यह भी बता दें कि एजेंसी सीएम से जमीन घोटाले और उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहती है और इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सोरेन ने ईडी के पिछले 4 समन पर लिखित जवाब भेजा था। उन्होंने अदालत में उनकी याचिका पर भी सुनवाई होने तक ईडी से समन स्थगित करने को कहा था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में सोरेन ने ईडी की शक्तियों को चुनौती देते हुए उनकी ओर से की जा रही कार्रवाई पर भी रोक लगाने का आग्रह किया है। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली थी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार इस दौरान इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज ये बैठक हुई है, जहां इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जयपुर में हुई रोडरेज की घटना का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जयपुर बचाओ संघर्ष समिति और हिंदूवादी संगठनों ने बड़ी चौपड़ पर भी धरना प्रदर्शन और बाजार बंद का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। धरना प्रदर्शन के ऐलान के अनुसार जयपुर बचाओ संघर्ष समिति, हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जयपुर के सभी हिंदू परिवारों के आह्वान के बाद सनातन को बचाने के लिए सभी धरने में शामिल होकर हिंदू समाज और सनातन की एकता का संदेश विरोधी तक इस दौरान पहुंचा रहे हैं। वहीं दरअसल आपको यह भी बता दें कि जयपुर में रामगंज में भी, गंगापोल क्षेत्र में भी 29 सितंबर को हिंदू परिवार से आत्मरक्षा में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हिंदू संगठनों का गहलोत सरकार पर आरोप है कि इस घटना को सांप्रदायिकता और साथ ही मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवार के साथ में आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। सरकार के नीति को लेकर समुदाय को लाभ देने का काम, चाहे वो कर्फ्यू में हो, चाहे वो अन्य घरों में हो, चाहे किसी प्रकार का उसको सहायता देने में, हर दृष्टि से एक समुदाय को लाभ देने किसी के लाभ की हत्या हुई, उनके परिवार चारों बार तक पकड़ा नहीं गया। कलेक्ट्रेट में जहाँ पर हमारा शासन सचिवालय है, वहाँ पर चौकीदार की गला रेत कर हत्या कर जाती है, 2 दिन हो जाते हैं, हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता है। रोज ये कटले में
आपराधिक तत्व घुसकर लूटपाट करते हैं, रिपोर्ट नहीं आ जाए में तब तक लूटपाट किसी प्रकार करते का हैं, मुआवजा दिया जाना खड़े उचित पर नहीं है। खड़े पर दिया गया मुआवजा वापस लिया जाए, दिया गया मुआवजा वापस लिया जाए, हमारे हिंदू परिवार दिया गया मुआवजा वापस लिया जाए। बचाने के लिए भी जय श्री राम। ऐसे लोगों को यदि सरकार इस पुलिस ने एक्सीडेंट को मुआवजे के गिरफ्तार संबंध में कर एक बात और है, उनको इसमें रिहा किया जाए और जिन लोगों की यदि पहले सरकार इस एक्सीडेंट 700 लोगों की हुई दुर्घटना घटना को हुई मुआवजा है, देती है। सब लोगों को मुआवजा देना हमारी मांग है कि ये हमारी मांग। अन्य जो वास्तव नंद किशोर पाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस का राज है राजस्थान में, और ये जिस प्रकार से भेदभाव की नीति पर चल रही है। इकबाल की मौत होती है, हत्या होती है तो 50 लाख, और मनु वैष्णव की हत्या होती है तो 1 नया पैसा नहीं। कलिया लाल की उदयपुर में घटना होती है तो 5 लाख। इस प्रकार का भेदभाव प्रदेश की हिंदू जनता, बहुसंख्यक जनता किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेगी। और हमारी मांग है कि इस हत्या के बाद जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों का झुंड पुरोहित जी के कटरे में घुस गया, बादशाहों के लूटपाट की, वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से मामला सामने आया है, रोड रेज का ये पूरा मामला है और इसको लेकर अब गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है, क्या कुछ इस दौरान पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक हफ्ते पहले मुस्लिम युवक की जो हत्या की गई थी, और उस हत्या के संदर्भ में जो पुलिस है उन्होंने कुछ हिंदू परिवारों को डिटेन किया था, जो अपनी आत्मरक्षा में लगा कि में इस तरह का घटनाक्रम हुआ। और बीजेपी के उन तमाम नेताओं का आरोप है कि इसमें एक सामुदायिक के लोगों को आप लोगों ने, सरकार ने जो मदद की है जो नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है नहीं तो उनका मुआवजा वापस लिया जाए, सरकारी नौकरी का जो प्रावधान दिया गया था, डेली बूथ दिया गया था, उसे वापस लिया जाए। और उसी कड़ी के अंदर में आज जयपुर के बड़ी चौपड़ के ऊपर में हिंदू संगठनों ने, क्योंकि व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया था, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी थी, क्योंकि उसी वक्त जब कुछ एक समुदाय के लोगों ने दुकानें बंद करने का प्रयास किया तो लूटपाट की घटना हुई थी, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया था। और आज इसी कड़ी के अंदर में आज जयपुर व्यापार महासंघ ने और हिंदू संगठनों ने मिलकर बंद का आह्वान किया था और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी सहायता राशि को आपने वापस नहीं लिया तो ये बड़ा एक आंदोलन का रूप धारण करेगा। लेकिन मनोज शर्मा, जिस तरीके से बाकी जो बयान सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि बाकी और भी चीजें होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस तरीके से एक समुदाय को पूरी तरीके से निशाना बनाना सरकार पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि है ना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप लगाती हुई आई है, क्योंकि जो जयपुर के सांसद और विधायक उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर हिंदू परिवार की अगर किसी भी घटना में कोई मौत हो जाती है, सरकार उन्हें कुछ मुआवजा नहीं देती है, लेकिन एक विशेष समुदाय के युवक की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसे 50 लाख रुपए, डेली वोट और एक संविदा पे नौकरी का ऐलान किया जाता है। तो उनका रोष था कि सरकार ऐसी भेदभाव की नीति क्यों अपना रही है। लेकिन क्योंकि एक समुदाय का मामला था, क्योंकि वोट बैंकों की राजनीति है, क्योंकि एक समुदाय के वोट बैंक एक तरफा वोट पड़ते हैं सरकार, कांग्रेस सरकार को, तो उसको देखते हुए इनका आरोप था कि आपके साथ में अगर सहानुभूति होती है सरकार की, सबके साथ एक समान होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति विशेष के लोगों के साथ ऐसी सहानुभूति क्यों की जाती है। तो उसी का विरोध किया जा रहा था कि आपको सबको मुआवजा देना चाहिए, सबको नौकरी देनी चाहिए। मनोज, क्या कुछ आगे भी इन लोगों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है? अगर नहीं मामला सुलझता है तो आगे किस तरीके से आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जयपुर के जो सांसद है, विधायक हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप लोग जो मुआवजा दिया गया 50 लाख रुपए का, संविदा पे नौकरी, डेली बूथ, अगर इनसे वापस नहीं ले आते तो ऐसे आंदोलन और होते जाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के अंदर में किसी भी पार्टी को एक चुनावी मुद्दा चाहिए, और जो बैठे बैठे बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है हिंदू संगठनों को जगाने का, उसको देखते हुए जो है ये चेतावनी दी गई है। अब आइए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल आज का जो कार्यक्रम था वो सक्सेस कार्यक्रम गया हिंदू संगठनों को एकजुट करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान के जयपुर में इस दौरान बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अलवर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे जयराम जाटव की बेटी ही अपने ही पिता पर जान से मारने की धमकी का आरोप उसकी तरफ से लगाया गया है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने इस दौरान उनसे बातचीत भी की है, जहां इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरे ही पिता मुझे कई बार जान से मारने की धमकी देते रहे हैं, उन्होंने हमारे परिवार पर भी कई मुकदमे भी दायर किए हुए हैं। बेटी ने
ये भी बताया है कि आज हम पूरे अलवर गांव में वो सभी प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय पर आए हैं और उनकी टिकट काटने के लिए भी हम बीजेपी के तमाम नेताओं को आज ज्ञापन देने आए हैं। आज हमारे साथ में हैं एक ऐसे पूर्व विधायक की बेटी जो लगातार अपने ही पिता का विरोध कर रही है। और अगर हम बात करें उनके विधायकी की तो 2003 में एमएलए थे और फिर 2013 से 2018 तक बीजेपी के उम्मीदवार रहे और एमएलए रहे। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी से उनकी नहीं पटती थी तो आज उनकी बेटी बीजेपी कार्यालय में आकर उनका विरोध कर रही है और साथ में और भी जो वहाँ के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं वो साथ में आकर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उन्होंने विरोध किया है कि हमारे पिता को टिकट ना दिया जाए। तो हम पूरा मामला समझेंगे। पूरा मामला क्या है, उन्हीं की बेटी की जुबानी। अच्छा, क्या है पूरा मामला ये बताइए आप। मेरा नाम मीना कुमारी जाटव, पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी और गिरामीर से हैं, अलवर गिरामीर से हैं। मैं चुनाव लड़ रही हूँ और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं जयराम जाटव जी, वो मेरे पिता हैं। और मेरे साथ कैंडिडेट आए हैं, 17-18 कैंडिडेट हम अलवर से आए हैं क्षेत्र से। तो मेरे साथ अत्याचार, शोषण और मेरे साथ भेदभाव, मेरे मारने की धमकी दी गई, मेरे बेटे को मारने की धमकी गई है। पर जयराम जाटव को टिकट मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी रहूँगी और मैदान में रहूँगी। पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ अत्याचार हो है, मुझे भी बेटी के साथ शोषण हो रहा है, इसके साथ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जयराम जाटव को इसको टिकट नहीं दिया जाए, किसी और को और किसी को टिकट मिल जाए तो इसमें जो प्रत्याशी रहेगा दूसरा उसका समझौते में रहेंगी। तो क्या ऐसा क्या मामला हो गया था कि जब आपके ही पिता जिससे जन्म दिया वो आपके विरोधी हो गए? जयराम जाटव अंधविश्वासी और शोषण, जो बेटी को जो कूक में मार जाते हैं वो जयराम जाटव है। उसका बेटी के साथ मरवाने के लिए, बेटे को मरवाने के लिए वो मेरे साथ भी राजनीति में मुझे भी उठवा सकते हैं। वो ऐसी राजनीति है, गुंडागर्दी राजनीति में कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आपके परिवार पे कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, तो उन मुकदमों का आधार क्या था, क्या उस पे आरोप लगाए गए? मेरे बेटे के खिलाफ, मेरे खिलाफ 4 केस लगवाए हुए हैं और जो हम जाते हैं केस करने हम जाते हैं तो पीछे से उसका फ़ोन पहुंच जाता है। इनका रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाए और मेरी फेसबुक आईडी बंद करवा दी है। तो मेरा सोशल मीडिया पे अच्छा चल रहा था तो उसको बंद करवा दिया गया है। पर ये चुनाव में खड़ी रहेंगी तो इसे मैं गोली से भी निकलवा सकता हूँ, जान से खत्म भी करवा सकता हूँ। पर ये चाहती हूँ इसके साथ जनता भी नहीं है और आम जनता भी नहीं है। जो बेटी का नहीं है तो आम जनता का कैसा हो गई? तो क्या आप आज, क्योंकि जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप आई हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के उन जो तमाम नेता हैं जो आज यहाँ कार्यालय में मौजूद है उनको क्या कहना चाहेंगी आप? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूँगी, कैंडिडेट कोई भी हो पर जयराम जाटव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कैंडिडेट चाहे अलग हट के किसी को भी दे, मुझे टिकट नहीं दे पर किसी और को टिकट दे दे। चलिए देखिए, क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला है, क्योंकि लगातार बेटी अपने बाप का ही विरोध कर रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पूर्व एमएलए को टिकट दे पाती नहीं पाती। लेकिन आज जिस प्रकार से मीना कुमारी जाटव अपने पिता का विरोध कर रही है, कई लोगों को लेके आई है साथ में, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से मिलने का प्रयास कर रही है और अपने बाप का विरोध कर रही है। मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क, जयपुर। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया है। कैलाश नगर बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मी ने महिला को लात मारी तो महिला बेकाबू हो गई और उसने पुलिसकर्मी पर चप्पल से बरसात कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिला की ओर से यह भी बताया गया है कि सोमवार को अपने पति के साथ बाजार गई, वहां से टाइल लेकर वापस घर आ रही थी कि कैलाश नगर कॉलोनी की तरफ जाने वाले रोड पर पुलिस ने नो एंट्री कर रखी थी। ये
तैनात पुलिसकर्मी ने ऑटो को रोक दिया और महिला ने अपना आधार कार्ड दिखाया और घर तक ऑटो जाने को लेकर इस दौरान गुहार भी लगाई है, लेकिन बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मी ने एक नहीं सुनी और बदसलूकी शुरू कर दी है। इसका जब सुनीता और उनके पति ने विरोध किया तो पति के डंडा मारकर भगाने लगा और उसके बाद महिला के साथ में भी बदसलूकी करता नजर आया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी पर चप्पल मारती नजर आ रही है। ये देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी एक महिला के साथ में बदसलूकी कर रहा है, उसको लातों से इस दौरान मार रहा है। तो मथुरा की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी और महिला के बीच में मारपीट तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। हालांकि मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बचाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में विवाद बढ़ता हुआ। का काम चल रहा है, मैं टाइल्स लेने गई थी और वहाँ से मैं ऑटो में ला रही थी। ऑटो मेरा अपना ही है, तो उन्होंने कई पुलिस वाले ने कहा ऑटो साइड में लगा लो। मैंने कहा सर ये कैलाश नगर की हूँ लोकल, तो उन्होंने कहा आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखा दिया, तो फिर उन्होंने दोनों पहिया पंचर कर दिए। तो उसके बाद में जब मैं नीचे उतर के आई तो उन्होंने मेरे सीने में हाथ मारकर धक्का मार दिया मुझमें। तो मैंने सर ये क्या बदतमीजी है, मैंने कि आप उनकी लेडीज़ में धक्का मार रहे हो। तो उन्होंने कहा ये मतलब टम्पू साइड में लगाओ, तो हमने टम्पू साइड में लगा दिया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड में डंडा मारा। उसके बाद में उन्होंने मेरे पैर में लात मारी, 2 बार लात मारी, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो जैसे लात मारी तो मैं पीछे को हट गई और मेरी चप्पल नीचे उतर गई। मैं चप्पल लेने के लिए झुकी नीचे, तो उन्होंने तीसरी बार लात मारी मुझे। तो उसके बाद मैंने खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया के जिला अध्यक्ष राजेश वाजपेयी के साथ में सैकड़ों व्यापारियों ने नगर पालिका परिषद औरैया के अध्यक्ष अनूप गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के दौरान उद्योग व्यापार मंडल की ओर से 6 मांगे प्रशासन के सामने रखी गई हैं, जिसमें पालिका की दुकानों के जो किराया है उसमें बढ़ोतरी, नामांतरण शुल्क में बढ़ोतरी और साथ ही कम करने, साथ ही इस दौरान तमाम जो मांगे हैं वो इसमें रखी गई हैं। इसके अलावा ये भी रखी गई है मांग कि आवारा जानवरों की पकड़ने की भी इस दौरान मांग रखी गई है। वहीं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अनूप गुप्ता के द्वारा व्यापारियों और उनके हितों को देखते हुए समाधान करने का भी भरोसा दिया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राजेश वाजपेयी ने कहा है कि 15 दिन में उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो वे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, व्यापारियों की इसमें किराए बढ़ोतरी के लिए बात आई है और आवारा जो पशु है, जो बंदरों का आतंक है, उसके ऊपर जो बात आई और इनका जो ज्ञापन मिला है, इस पर अधिकारियों से बात करके या कोई ऐसी समस्या होगी तो हम आगामी बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव प्रस्तुत करके इनकी समस्या का निस्तार करने का काम करेंगे और नगर पालिका की तरफ से चाहे व्यापारी हो या और कोई भी आम जनमानस है, अगर किसी को कोई आज का ज्ञापन शहर में नगर पालिका परिषद की 500 के ऊपर दुकानें हैं लगभग, और जहां तक मुझे जानकारी है कि काफ़ी दुकानदार 50 और 60 वर्ष तक पुराने हैं। मैं भी 2 बार नगर पालिका में सदस्य रहा हूँ। सरकार से नियम आते हैं हमेशा बढ़ाने के लिए, 5 साल में किराया की वृद्धि होती है, लेकिन सदन हमेशा। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर के विजयनगर ग्राम सभा गायत्री विहार में लोग इस दौरान जो है दहशत में हैं। दरअसल गायत्री विहार के लोग भवन बनाने से पहले विकास प्राधिकरण रुद्रपुर में भवन के नक्शे पास कराने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गायत्री विहार कॉलोनी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत न होने की बात कहकर उन लोगों को खाली हाथ ही लौटा दिया है और भवन बनकर तैयार होने के कई दिनों बाद प्राधिकरण ने गायत्री विहार के कई परिवारों के घरों के सामने नोटिस भी चिपका दिया है, जिससे ग्रामीण भयभीत और दहशत में हैं। माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ मैदानी जिलों में पहाड़ से या और भी दाएं बाएं कई स्टेटों से एक पलायन की स्थिति थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ से पिछले दिनों में, पिछले सालों में विभिन्न विषयों को लेकर पलायन तो हुआ है और पलायन करके लोग इस मैदानी जिले में आए हैं। उनके साथ कुछ भूमाफियाओं ने धोखा दिया है, उनको ठगने का काम किया है।
और जो समस्या मेरे संज्ञान में आती है मैं निश्चित ही पलायन किए हुए लोगों की मदद करता हूँ। आज मेरी जानकारी में आया है कि कालीनगर में एक भूमाफिया ने पलायन किए हुए लोगों के साथ ठगने का काम किया है। ज़मीन दिखाया उनको ए साइड और रजिस्ट्री किया बी साइड का, और जब बी साइड में भी कब्जा करने गए तो उनको सी टाइप ज़मीन में डाल दिया, यानी उनके साथ धोखा किया। वो लोग मजबूरी में व्यवस्था में मकान बना के बैठ गए, लेकिन आज तक उन लोगों के पास कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया, उनकी सड़क भी नहीं बनने दी, सड़क में भी जेसीबी के माध्यम से गड्ढे खोद दिए। तो ये पलायन किए हुए लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़े करने का काम प्रॉपर्टी डीलरों ने किया है। वो मेरे संज्ञान में आ गया है। मैंने तत्काल रुद्रपुर के एसडीएम को आदेशित किया कि वहाँ पहुँचिए, उनका रास्ता खुलवाइए। बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया कि तत्काल एक नया ट्रांसफार्मर लगाओ वहाँ और बिजली का कनेक्शन सबको दो, ताकि इस गर्मी में लोगों को पंखे तो चले कम से कम। तो आज इस समस्या का समाधान किया गया है। और आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि किसी माफिया की माफियागर्दी इस इलाके में नहीं चलने दी जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। उन माफियाओं की किसी कीमत पे यहाँ नहीं खड़े होने देंगे हम। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो पीड़ित लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं वो मेरे भाई भतीजे हैं, मैं उनका भाई भतीजा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसी सुख दुख के लिए चुन के यहाँ विधायक बनाया हुआ है। कभी कोई समस्या है बेहिचक 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आप मेरे पास आइए, हम बिल्कुल हर कीमत पे हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। देवाल जी, एक मामला संज्ञान में आया है विजयनगर के गायत्री विहार कॉलोनी का। बेसिकली कुछ लोग भी आए हुए थे, डीएम साहब से भी मुलाकात की है, एक नोटिस भी चिपकाया गया है। इस मसले में आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या कहना है? जो प्राधिकरण क्षेत्र है, प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत एक विजयनगर राजस्व गांव है। ये प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें जो भी निर्माण हो रहे हैं उसमें प्राधिकरण ने चालानी कार्रवाई की है उनको निर्माण कार्यों के संबंध में कि अपने मानचित्र पास कराओ, और ये चालान कटे हैं हमारे यहाँ से। अब पूरे विजयनगर ग्राम सभा के बारे में जो भी है उसके बारे में तो पूरे ग्राम सभा में कौन कौन से गांव आते हैं ये नहीं पता है, लेकिन विजयनगर राजस्व गांव के अंतर्गत जो भी निर्माण होगी वो प्राधिकरण से नक्शा पास करना अनिवार्य है। शिक्षा क्यों मांग रहे हैं? 2018 से नहीं, 2000 ये राजस्व गांव विजयनगर तो विनिमित क्षेत्र के दौरान से ही है, जहां नक्शा पास करना अनिवार्य है। तो 2018 से भी लगातार चालान करते रहे हैं और हमेशा करते, उनका कार्रवाइयाँ भी होती रही है प्राधिकरण के द्वारा। नोटिस सभी जगह पर गए हैं, पहले भी गए हैं और आज भी जा ही रहे हैं। जो निर्माण कार्य समय समय पर मिलता है उन पर नोटिस जाते रहते हैं। अगर कॉलोनी नाजरों से सांठगांठ नहीं है तो मुझे प्राधिकरण बताए कि 2018 से लेकर आज तक कहाँ थी। आज 2023 चल रहा है, आज तक कितनी कॉलोनियां कट गई, एक में भी प्राधिकरण का नक्शा पास नहीं है इनका। यही कहते रहे कि नहीं है। अगर इनमें अगर सांठगांठ नहीं होती तो ये कॉलोनी कटने से पहले कॉलोनी नाजर को रोकते, भैया की नक्शा दिखाओ। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।